नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। मैं संतोष वर्मा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube पर मुख्यतः दो चीजों को लेकर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला तो है NCERT, जिसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जितनी भी NCERT किताबें हैं उन सभी NCERT को हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने NCERT का पॉलिटी पूरा कंप्लीट करके हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने ज्योग्राफी सेक्शन को स्टार्ट कर दिया। ज्योग्राफी के बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। यह भी पूरा क्लास 6 का ही चल रहा है। तो ये तो हमारा चल रहा है किसका, तो NCERT सेक्शन हो गया। इसको आप वहां पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इधर हम लोग जो इस समय इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, इसमें जीएस और जीको को पूरा कवर करते हैं। इसमें हम लोग इसमें नाउ चल रहा है पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पॉलिटी अर्थात हमारा भारतीय संविधान के विकास से लेकर हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, तो विकास से लेकर हमने पूरी यात्रा तय कर ली है अपने उपराष्ट्रपति तक। आखिर उपराष्ट्रपति की पद एवं उसकी शक्तियों तक का लेकर हम लोगों ने सभी चीजें, मतलब राष्ट्रपति क्या होता है, मूल अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम लोग देख चुके हैं। और ये आपकी प्लेलिस्ट में या पिछले कुछ वीडियोज में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री होता क्या है और प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं। अभी तक का कितने प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री का आखिर कार्य क्या होता है, आखिर अगर प्रधानमंत्री पद पे ना हो तो क्या स्थिति होगी हमारे शासन व्यवस्था की। तो इन्हीं सभी मुद्दों को जानने के लिए और सभी जो एक समग्र रूप से व्यवस्थित तरीके से जो आपको प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहिए, वो सभी चीजें यहाँ पे लेकर हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने किसके, तो हम प्रधानमंत्री के बारे में प्रारंभ करते हैं। प्रधानमंत्री, जैसे कि कहीं पे एक स्पेशल शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान द्वारा जो एक शासन प्रक्रिया अपनाई गई है वो व्यवस्था है संसदीय शासन प्रक्रिया। अभी हम लोग इसके जस्ट बाद, प्रधानमंत्री के बाद जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट जो अपना वीडियो देखेंगे, ये संसद को देखेंगे। संसद में देखेंगे कि आखिर कैसे जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह होती है। यहाँ पे हम समझ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन विस्तार रूप से हम देखेंगे संसद जब स्टार्ट करेंगे संसद में। तो भारत में अपनाई गई जो शासन व्यवस्था है वो हमारी क्या है, तो ये हमारी शासन व्यवस्था है कौन सी, तो संसदीय शासन व्यवस्था है। अब संसदीय शासन व्यवस्था में होता क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है कि राष्ट्रपति कौन, तो राष्ट्रपति जैसे क्या है, राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त कार्य को किए हुए माने जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है, कार्यकारी का से मात्र नाम प्रमुख होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डी ज्यूरिस स्केटू, क्या, तो डी जीरो हो जाएगा। और वहीं पे यहाँ आ जाता है जब हम वास्तविक शक्तियों की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या है राष्ट्रपति में, तो ये नाम मात्र की शक्तियां हैं। और वास्तविक शक्तियां कहाँ पे आ गई, तो वास्तविक जितनी भी शक्तियां हैं, ये समस्त वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं हमारे प्रधानमंत्री में। पहली चीज ये चीज क्लियर कर लीजिएगा कि इस वास्तविक भारतीय संविधान के अनुसार वास्तविक सभी शक्तियां निहित होती हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री में होती हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर वास्तविक शक्तियां कैसे जो है प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद है कौन सा, तो अनुच्छेद है 75। आखिर 75 क्या कहता है, 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और इसी में जब आप एक अनुच्छेद और देखेंगे, इसी में कौन सा अनुच्छेद वो होता है, तो अनुच्छेद क्या होगा, आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल नंबर 74। हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 75 देख लिया कि आखिर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 74 क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, किसके लिए, तो जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह, इसके लिए किसकी नियुक्ति होगी, तो इसके लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। किसकी, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति होगी। और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वही होता है हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मुखिया कौन हो जाएगा, तो ये हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। यहाँ पे आप एक इतनी चीज समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह से जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक जो है कार्यकारी शक्तियों
के उसके पास आ जाती है, क्योंकि इसकी सलाह से ही कार्य करेगा। ऐसा लिखा है आर्टिकल नंबर 74 में कि राष्ट्रपति के लिए सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसकी सलाह से ही कार्य करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से हमारा वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख हो जाता है वो हो जाता है प्रधानमंत्री, लेकिन कार्य सारे राष्ट्रपति के नाम से किए हुए मानते हैं। ठीक, हम लोगों ने ये देखा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता देखिए यहाँ पे दिया गया है 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के सहयोग एवं परामर्श देना। यहाँ पे मंत्रिपरिषद का जो कार्य है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। 77 नंबर में क्या है, भारत सरकार की कार्रवाइयों का संचालन कौन करता है, और 78 नंबर में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने वाले संबंधित कर्तव्य। ये आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये आपसे पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा कि 78 नंबर में क्या है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य है। हाँ, मैं यहाँ पे जैसे बात कर रहा था, हम लोगों ने एक चीज देख लिया कि राष्ट्रपति जो है का नाम मात्र का प्रमुख हो गया, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख हो गया, लेकिन यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कब कि आखिर प्रधानमंत्री की नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के नियुक्त करने के बाद में जो संसद होती है, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, संसद जो होती है ये राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और प्लस राज्यसभा, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारी भारतीय संसद को। तो राष्ट्रपति तो अलग पद हो गया, राष्ट्रपति को हम लोगों ने देख लिया। अभी लोकसभा राज्यसभा जब हम लोग संसद को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, लेकिन ये दोनों सदन होते हैं। इसको निचला सदन बोला जाता है। क्या, कौन सा सदन? तो इसको बोला जाता है निचला सदन और इसको बोला जाता है उच्च सदन। इन दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का प्रधानमंत्री सदस्य होगा। प्रधानमंत्री क्या होगा, तो इन दोनों सदनों में से किसी भी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर मान लीजिए इन केस वो सदस्य नहीं है तो कैसे होगा, तो क्या होगा कि 1997 में, कब, तो 1997 में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि कम से कम 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना अनिवार्य। अगर 6 माह में उस सदन का सदस्य नहीं रहता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या इसके सदस्य जो अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते, सभी के लिए नियम लागू होता है, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तो क्या ये अनिवार्य होता है कि पहले वो किसी भी जो लोकसभा है या राज्यसभा में है इसमें बहुमत सिद्ध करे? तो बिल्कुल भैया ऐसा नहीं है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति का क्या कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, प्रधानमंत्री की पहले तो नियुक्ति कर दे। नियुक्ति के बाद जो है इस चीज को सिद्ध करना है कि उसे बहुमत प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। बहुमत जो है कब सिद्ध करना रहता है, तो ये नियुक्ति के बाद सिद्ध करना रहता है। राष्ट्रपति का कार्य है पहले जो है नियुक्ति करे प्रधानमंत्री की, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और 6 माह का किसी न किसी सदन का सदस्य हो, चाहे लोकसभा को चाहे राज्यसभा को। जैसे कि आप कई लोगों को देखेंगे तो उसमें आप इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं जो कि 1966 में, वहीं पे देवगौड़ा जी को देख सकते हैं जो 1996 में, मनमोहन सिंह को देख सकते हैं जो 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। कहाँ के? यहाँ के सदस्य थे और उन्हें प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित किया था। ये चीज आपको याद रखनी। और अभी जैसे क्या है, ज्यादातर क्या होता है, तो यहाँ पे अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे जो है ये याद रखना। ठीक, तो ये चीज हो जाती है। अब अच्छा, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्या वेतन क्या मिलता है इसका, प्रधानमंत्री का क्या कोई अलग से वेतन आता है? तो भैया इसको अलग से कोई वेतन नहीं मिलता है। इसको संसद के किसी सदस्य के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में मात्र वेतन दिया जाता है। संसद के सदस्य के रूप में वेतन मिलता है, के रूप में वेतन, ना कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो है मिलता है इसे। और इसके में एक चीज और है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। वैसे सामान्य तौर पे देखें तो लोकसभा का कार्यकाल जितना होता है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष है, लेकिन अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पे आपको करना कार्यकाल क्या है, निश्चित ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है ये निश्चित नहीं होता है। अगर वो लोकसभा में
अपने बहुमत को सिद्ध नहीं कर पाता तो उसे पद से त्याग करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग प्रधानमंत्री की लिस्ट देखेंगे तो उसमें इस चीज को बहुत अच्छे समझेंगे। कुछ लोगों जो है समय से पहले ही अपने पद को त्याग दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने हैं। और साथ ही में जैसे कि बात करते हैं कि वेतन भत्ते तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे किसके रूप में, तो संसद के सदस्य के रूप में ही वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा उसे प्रधानमंत्री पद के लिए वेतन भत्ते नहीं दिए जाते। अब अच्छा, काम क्या है? अगर इसकी शक्तियों की बात करते हैं तो इसकी शक्तियां क्या क्या हैं, कौन कौन से जो है इसकी शक्तियां काम करने के लिए होती हैं, तो उसमें जैसे क्या है, मंत्री की नियुक्ति करनी। अब मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो वो देगा हमारा प्रधानमंत्री। जब पीएम जो है, मैं यहाँ पे पीएम लिख दे रहा हूँ, जब पीएम राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि इस व्यक्ति की आप जो है इस पद के लिए नियुक्त कीजिए, तो अब उसी व्यक्ति को जो है हमारे मंत्री के रूप में जो है राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर कोई मंत्री वो त्यागपत्र किसको देता है, तो वो राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देता है। अगर किसी मंत्री से प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया आपको त्यागपत्र देना है, मान लीजिए एक मंत्रालय है कि कार्मिक मंत्रालय, उसमें कहा गया है कि आपको अपने पद से, या रेलवे मंत्रालय आपको अपने पद से त्यागपत्र देना है, वो व्यक्ति मुकर जाए, तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर सकता है, ये सलाह दे सकता है कि आप इस व्यक्ति को जो है पद से बर्खास्त कर दीजिए। तो नियुक्ति मंत्रियों की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वहीं पे उनके कार्यकाल राष्ट्रपति के मात्र प्रसाद पर्यंत या इच्छा तक का ही होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो राष्ट्रपति की इच्छा मात्र तक का जो है मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों का कार्यकाल होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा। अब जैसे कि एक चीज और है, अब जैसे कि प्रधानमंत्री ही त्याग पत्र दे दे, जैसे हमने कहा कि निश्चित नहीं है, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री उठे, जो पीएम है, पीएम उठे और अपना त्याग पत्र सौंप दे कि भाई अब आज से हम जो है अपने जो प्रधानमंत्री पद को है इसको त्याग दें, तब क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि पूरी मंत्रिपरिषद, सारे मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा और नए मंत्रिपरिषद को जो है नियुक्त करने की कार्रवाई स्टार्ट होगी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संचालित की जाएगी। अब पहले वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगा, जो भी वरिष्ठतम होगा, जो भी उसे उचित समझे। ये स्वाविवेकीय शक्ति होती है राष्ट्रपति की। बाद में उसे लोकसभा का क्या सिद्ध करना होगा, तो बहुमत सिद्ध करना होगा लोकसभा में कि इसे बहुमत प्राप्त है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, अब जैसे कि कहते हैं कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि आखिर प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, तो पहला कार्य तो उसका यही होता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। सलाह देगा राष्ट्रपति को सलाह देने के साथ में क्या होगा? सभी कार्यों की सूचना देगा। सभी कार्य हो गए या फिर कोई विधेयक हो गया, इन सभी की सूचना किसको देगा? तो राष्ट्रपति को सूचना देगा हमारा पीएम। मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय जितने भी जो है कार्यवाही किए जाते हैं उन सभी की सूचना देगा। ये चीज होती है। यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे कुछ भूमिकाएं प्रधानमंत्री और निभाता है, तो वो क्या निभाता है? तो वो प्रधानमंत्री भूमिका ये निभाता है कि वो नीति आयोग हो गया, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय किसका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, नीति आयोग हो गया, नीति आयोग, और राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतरराज्यीय परिषद हो गया, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं कुछ अन्य संस्थान भी हैं जिनका वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाता है। किसके रूप में? तो पदेन अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाता है। ये भी आपको याद रखना, किसके रूप में? तो पदेन अध्यक्ष के रूप में। और जैसे कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, मतलब मुख्य रूप से जो केंद्र सरकार की समस्त जानकारियां होती हैं वो प्रधानमंत्री ही देता है। इसके अलावा आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा का प्रबंधन करने का मुख्य कार्य कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। देश का जैसे नेता के नाते जो है विभिन्न राज्यों से, विभिन्न वर्गों से जो लोगों से मुलाकात का कार्य होता है वो भी हमारा प्रधानमंत्री जो है कार्य करता है। तो ये उसके मुख्य कार्य हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ लोगों के विचार लेके आया हूँ। कुछ लोगों के विचार ये अक्सर पूछे आते हैं, तो ये आखिर प्रधानमंत्री में
के बारे में अपने विचार क्या रखते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री होता क्या, किसके बारे में, तो पीएम के बारे में ये अपने विचार दे रहे हैं। जैसे कि लॉर्ड मार्ले ने क्या कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन क्या कहा है, समान के बीच प्रथम कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया। वे कहते हैं कि कैबिनेट का प्रमुख समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है और वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश के सबसे प्रमुख प्राधिकारियों में से एक होता है। ये कौन कहते हैं, तो लॉर्ड मार्ले कहते हैं। वहीं पे हार्वर्ड मैरिसन क्या कहते हैं, देखिए ये आपसे विचार पूछे जाते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सरकार के मुखिया के रूप में सबसे प्रमुख रूप से, लेकिन आज दायित्वों में काफी परिवर्तन आया है। ठीक, सर विलियम वार्नर हार्टकोट में क्या कहा है, प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा कहा। इतने सारे तारे होते हैं, उसके बीच में चंद्रमा की भूमिका निभाता है हमारे प्रधानमंत्री। जेनिंग्स क्या कहते हैं, वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। एच.जे. लास्की क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंधों पर कोई कहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके निर्माण के केंद्र बिंदु तथा इसके जीवन के केंद्र बिंदु, इनकी मृत्यु का केंद्र बिंदु। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनें घूमती है। H.R.G. ग्रीव्स क्या कहते हैं, सरकार देश के प्रमुख हैं, वह प्रधानमंत्री सरकार का जो है प्रमुख है। ठीक, वहीं पे मुनरो ने क्या कहा है, तो मुनरो ने कहा है वह राज्य की नौका का कप्तान होता है। अब जेनिंग्स की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। किसने, तो जेनिंग्स ने कहा है। रैमजे मेयर ने कहा है कि राज्य के जहाज का मल्लाह होता है, ये रैमजे मेयर ने कहा। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे और एक चीज देख लें कि आखिर राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के संबंध किन किन अनुच्छेदों के तहत है। जैसे कि अनुच्छेद 1474 में हम लोगों ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद भी रखना है और नोट डाउन भी करना है। आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब एक बार वो पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन इसके बाद जब दोबारा वही सलाह मिलती है तो उसे करने के लिए अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। मतलब यहीं से हो जाता है। मात्र एक आर्टिकल ऐसा दिया गया, यही आर्टिकल जो है राष्ट्रपति को क्या कर देता है, राष्ट्रपति को शक्तिहीन या फिर क्या कर देता है, कार्यकारी प्रमुख बना देता है। कार्यकारी नाम मात्र का प्रमुख बना देता है, नाम मात्र का। और वहीं पे इसमें वर्णित जो प्रधानमंत्री है, जो पीएम है, इसे वास्तविक जो है वो बना देता है। क्या बना देता है, तो वास्तविक शक्ति जो है इसी को बना देता है, वास्तविक शक्ति को भेज देता है पीएम के पास में। मात्र एक आर्टिकल अनुच्छेद 74 है। आपको कहीं भी जिक्र करना तो आप बता सकते हैं, आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यकारी नाम मात्र के लिए प्रमुख बनाया गया है। अगर ये आर्टिकल हटा दिया जाए तो पूरी तरह से राष्ट्रपति स्वतंत्र हो जाएगा कोई भी कार्य करने के लिए। आगे में चलते हैं। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या कह रहा, पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिया राष्ट्रपति ने, इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पे पीएम सलाह देगा, तब जाके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। इसके आगे क्या है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसके मंत्री कितने दिन तक कार्य पे अपने पद पे बने रहेंगे, तो मात्र राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ऐसा नहीं कि वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत बनेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा किसके प्रति, तो लोकसभा में अक्सर आपने ये प्रश्न जो है आपके पेपर में आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। अगर विकल्प में आपके लोकसभा नहीं दिया जाता है, वहां पे आपको संसद मानना है, ठीक। लेकिन अगर संसद लोकसभा दोनों दिया जाता है तो वहां पे आपको लोकसभा ही मानना है। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है कौन, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से जिम्मेदार है, ठीक। अगले चलते हैं तो अनुच्छेद 78 दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया आखिर प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है।
पहला कर्तव्य हम लोगों ने भी बात किया, संघ के कार्यकलाप या प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावनाओं को संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। मतलब जो भी नियम कानून, जो भी कार्रवाई हो रही है, समस्त कार्रवाई, यहाँ पे अभी एक साधारण शब्द यूज कर सकते हैं, समस्त कार्यवाही को जो है राष्ट्रपति को सूचित करना है या सूचना देना है, ये इसका मुख्य अर्थ है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। यहाँ पे एक चीज और है कि किसी भी जानकारी को राष्ट्रपति मांग भी सकता है। मतलब पीएम से जब भी चाहेगा कि पीएम से कहेगा कि आप ये जानकारी हमको दीजिए, तो पीएम के लिए अनिवार्य हो जाता है उस जानकारी को देना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि अगर राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है कि नहीं मांग सकता, तो बिल्कुल मांग सकता है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखें। तो इसमें क्या है, अगर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है और राष्ट्रपति चाहता है कि इस पे विचार किया जाए, तो वो परिषद के सामने उसको रखेगा और उस पे विचार करवाएगा। मतलब कोई जैसे विधेयक है और राष्ट्रपति चाहता है ये देश हित के लिए अनिवार्य है, तो वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री को सूचना देगा कि आप ऐसा कार्य करिए, तो राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री उस कार्य को करेगा। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे आगे। जैसे कि हम लोगों ने लगभग प्रधानमंत्री में सारी चीजें देख ली, लेकिन अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक मात्र कॉन्सेप्ट और बचा है, वो हमारा है कि आखिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का क्रम, जो प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रधानमंत्री की सूची एवं उनका क्रम। ठीक, तो ये चीज है यहाँ पे स्टार्ट होती है। जैसे कि पहले नंबर पे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होते हैं वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इनका कार्यकाल कब प्रारंभ होता है, 15 अगस्त 1947 को प्रारंभ होता है। कब, ये चीज याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आजाद होता है उस दिन हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कौन जो है शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी दिन से ये प्रधानमंत्री पद पे आते हैं। इनका कार्यकाल समाप्त कब होता है, तो 27 मई 1964 को समाप्त होता है, वो भी जब इनका देहावसान हो जाता है या इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनके अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है। और इन्होंने अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किया है, कितना, 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन। बहुत लोग अभी इसमें मोदी को कहेंगे कि मोदी का लंबा कार्यकाल है, तो मोदी का अभी कितना दिन का पूरा हुआ है, तो मात्र उन्होंने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है, तो उनका 10 वर्ष ही कंप्लीट हुआ है। वहीं पर देखिए अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष की। मतलब अगर मोदी जी ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, पूरा करने के बाद फिर से अगले कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करते हैं, तो शायद वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बराबरी कर लें। तो लेकिन तब तक के लिए फिलहाल अभी आप निश्चिंत रहिए, सबसे लंबा कार्यकाल के बारे में अगर पूछा जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जो है अपना कार्यकाल पूरा किया है। हम चलते हैं सेकंड पे। तो जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन होता है, उसके बाद कार्यकारी जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेते हैं कौन, तो गुलजारी लाल नंदा है। और ये आपको याद रखना, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार क्या किया है, कार्यकारी पद पर 2 बार जो है प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है। ठीक, अब जैसे कि इनका कार्यकाल कब प्रारंभ होता है, तो 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक का ही इन्होंने कार्य किया। अब अंतर देख लीजिए, 27 मई से कितने दिन, तो 3 दिन 4 दिन लगभग इसमें मिलेंगे, 9 दिन इधर, लगभग 10-12 दिन के लिए कार्यकारी जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो गुलजारी लाल नंदा जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना, वो एकमात्र हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पर आ जाते हैं। तो सेकंड पे लाल बहादुर शास्त्री जी, इधर आप इनका फोटो लगा हुआ फोटो देख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो है द्वितीय कार्यकाल को प्रारंभ करते हैं। देखिए ये तो कार्यकारी है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये कार्यकारी है, तो कार्यकारी को हम नहीं जोड़ रहे हैं, ये हमारे जो है क्या है, तो दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। और इन्होंने अपने कार्यकाल का आरंभ करते हैं 9 जून 1964 में, और कार्यकाल इनका समाप्त कब होता है, 11 जून 1966 में, जब इनका जो है मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। वो भी ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर होती है। कहाँ पे, तो ताशकंद में इनकी मृत्यु होती है, शायद हार्ट अटैक या जो भी कारण रहा हो, लेकिन इनकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती। तब फिर से जब लाल बहादुर शास्त्री जी का अपने समय से पूर्व
जो है निधन होता है उस समय फिर से गुरजाली लाल नंदा जी को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कब? 11 जनवरी से लेकर 11 जून 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 के मध्य जो है इन्हें प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया जाता है। ठीक, ये चीज है। अब तीसरे नंबर पे आती है हमारी मुख्य प्रधानमंत्री, और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। और इसे भी आपको याद रखना, इनका कार्यकाल आरंभ कब होता है? तो 24 जनवरी 1966 में आरंभ होता है, और इनका कार्यकाल समाप्त कब होता है? तो 24 मार्च 1977 में समाप्त होता है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। लगभग 10 साल के आसपास, 11 साल 12 साल के आसपास कार्यकाल चलता है, क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल भी लाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको भी याद रखनी। तो ये इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी तीसरे नंबर की हमारी प्रधानमंत्री होती हैं, जो 1977 तक का जो है अपने कार्यभार को संभालती हैं, और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होती है। इसके बाद क्या चलता है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और फैक्ट है कि इनकी भी जो है अपने पद पर रहते हुए, मतलब अपने पद पर रहते हुए ही मृत्यु हुई थी। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी ये अपने पद पे ही रहते हुए हुई थी। चौथे नंबर पे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 24 मार्च 1977 को, और ये अपने पद पर बने रहते हैं 28 जुलाई 1979 को। इधर आप देख सकते हैं मोरारजी देसाई का फोटो इधर दिख रहा है। इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के मसीहा माने जाते हैं ये। लेकिन एक चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लोकसभा का कभी भी सामना नहीं किया है। कहाँ का? तो लोकसभा का सामना ना करने वाले अगर प्रधानमंत्री का आपके बारे में पूछा जाता है तो चौधरी चरण सिंह हैं, और इनका कार्यकाल आरंभ होता है 28 जुलाई 1979 को, और कार्यकाल समाप्त होता है 14 जनवरी 1980 को। तो ये चीज आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। देखिए, ये 5वें व्यक्ति हैं। ये जो आगे सीरियल नंबर दिया गया, ये व्यक्ति का सीरियल नंबर दिया गया, ना कि पद का सीरियल नंबर। दो तरह से होता है, एक होता है पद के रूप में प्रधानमंत्री, और दूसरा होता है व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री। तो पद के रूप में प्रधानमंत्री कितने हुए हैं ये आपको पता है, लगभग 20 हुए हैं, और टोटल अगर कार्यकारी को हटा दिया जाए तो 18 हुए। लेकिन व्यक्ति के रूप में कितने हुए? तो व्यक्ति के रूप में अभी 14 ही हुए हैं। तो ठीक, ये यहाँ पे व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हैं हम। और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 14 जनवरी 1980 से, और कार्यकाल समाप्त होता है 31 अक्टूबर 1984। मतलब ये 3 बार जो है मुख्यतः प्रधानमंत्री के पद को संभाला है। ठीक, लेकिन अभी इनका 15 साल ही हुआ है। मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जी से आगे अभी नहीं निकली। तो ये हो जाते हैं। ठीक, इनका हमने देख लिया। इसके बाद जो है इनकी भी असामयिक मृत्यु होती है जब 31 अक्टूबर 1984 में। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को क्या होता है कि हमारे राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री पद को संभालते हैं, और इनके कार्यकाल का आरंभ होता है 31 अक्टूबर 1984, कार्यकाल समाप्त होता है 2 दिसंबर 1989 में। ये इधर आप इनको राजीव गांधी जी को देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो विश्वनाथ प्रताप जी सिंह आ जाते हैं। ये क्या होता है? कार्यकाल इनका आरंभ होता है 2 दिसंबर 1989 को, कार्यकाल समाप्त होता है 10 नवंबर 1990 को। लेकिन यहाँ पे एक चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होते हैं विश्वनाथ प्रताप। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपसे पूछता है कि अभी तक का अविश्वास प्रस्ताव से किस प्रधानमंत्री को, पहले प्रधानमंत्री ऐसे कौन थे जिनको हटाया गया था, तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और इनको हटाया कब गया था? तो 10 नवंबर 1990 को इनको जो है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब ये लोकसभा में अपना मत नहीं सिद्ध कर पाए थे, तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटना पड़ा था अपने पद से। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 10 नवंबर 1990 को, इनको कार्यकाल समाप्त हो जाता है 21 जून 1991 में। इसके बाद क्या होता है? श्री पीवी सिंह नरसिंह राव आते हैं, और इनका कार्यकाल आरंभ होता है जो है 21 जून 1991 से, कार्यकाल समाप्त होता है 16 मई 1996 को। ये 9वें नंबर पे प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कार्यकाल आरंभ होता है 16 मई 1996 को, कार्यकाल समाप्त हो जाता है 1 जून 1996 को। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 16 दिन का कार्यकाल लगभग होता है, सबसे कम कार्यकाल होता है। यहाँ पे कुछ किताबों में आपको 13 दिन भी मिलेगा, तो आप याद रखिएगा 13 दिन का कार्यकाल कहा जाए या फिर 16 दिन का कार्यकाल कहा जाए, क्योंकि जब 13 दिन क्या यहाँ पे जोड़ा जाता है तो 16 तारीख को 1 तारीख को नहीं काउंट करते हैं। इसके बाद घटाने के बाद जो छुट्टियां होती जैसे भी लोग काउंट करते हैं तो 13 दिन निकालते हैं, लेकिन 16 से अगर 1 के बीच में देखेंगे तो 16 दिन का होता है। तो 13 दिन की सरकार बनाने वाले कौन से जो प्रधानमंत्री रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। कब थे? तो 16 मई जो है
अब यहाँ पे याद कर सकते हैं 16 दिन, 16 मई कब, और 96 6, मतलब ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। 1996 में 16 मई को जो है कार्यकाल इनका आरंभ होता है, 1 जून 1996 तक चलता है। तो ये आपसे ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है कि आखिर भाई कौन सा वो प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम कार्यकाल करते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का फिर से कार्यकाल आएगा, ऐसा नहीं, लेकिन सबसे कम दिन का कार्यकाल कब होता है, तो यही होता है 16 मई 1996 से। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे HD देवगौड़ा बोलते हैं इसको, HD, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हर दल हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा, इनका पूरा नाम है, लेकिन इसको HD देवगौड़ा हम लोग 60 में पढ़ते हैं। ये आप इधर इनके फोटो देख सकते हैं। इनका कार्यकाल आरंभ कब होता है, तो 1 जून 1996 को प्रारंभ होता है, और कार्यकाल इनका समाप्त कब होता है, तो 21 अप्रैल 1997 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हम आगे बढ़ते तो आगे 12 नंबर पे नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जिनको हम लोग IK गुजराल शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो IK गुजराल के नाम से जानते हैं। ये इधर इनका फोटो आप देख सकते हैं। तो इनका कार्यकाल आरंभ होता है 21 अप्रैल 1997 से, और इनका कार्यकाल समाप्त कब होता है, तो 19 मार्च 1998 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 कार्यकाल के लिए करते हैं। पहला इनका कार्यकाल जब आरंभ होता है तो ये 19 मार्च 1998 से आरंभ होता है, और कार्यकाल समाप्त हो जाता है 19 अक्टूबर 1999 में। ठीक, लगभग 1 माह या मान के चलिए 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए होते हैं। इसके बाद इनका सेकेंड कार्यकाल प्रारंभ होता है, जो कि 19 अक्टूबर 1999 से प्रारंभ होता है और 22 मई 2004 तक चलता है। लगभग पूरे 5 वर्षों के लिए इसमें इनका चुनाव किया जाता है सेकेंड कार्यकाल में। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने मनमोहन सिंह के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनका कार्यकाल आरंभ होता है 22 मई 2004 से। कब से, तो 22 मई 2004 से स्टार्ट होता है, और इनका 22 मई 2009 में पहला कार्यकाल पूरा होता है। पूरे 5 वर्ष तक का इन्होंने अपना कार्यकाल किया, पहला कार्यकाल। इसका सेकंड कार्यकाल इनका आरंभ होता है 22 मई 2009 में, और ये चलता है 17 मई 2009 में। ये भी आपका पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल इनका चलता है। तो मतलब टोटल इनका पूरा 10 वर्ष का कार्यकाल रहता है, और ये प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखिएगा मनमोहन सिंह को। अब आ जाते हैं अपने मोदी जी के साहब के ऊपर। और हमारे मोदी जी जो का कार्यकाल प्रारंभ कब होता है, तो पहली बार जब इनका शपथ ग्रहण होता है, तो ये 26 मई 2014 को इनका शपथ ग्रहण होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि इसके पहले ये क्या, तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, जो कि 2001 से लेकर 2014 तक का 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। कब से, तो 2001 से लेकर 2014 तक का, 2014 तक का कितनी बार, तो 4 बार। 4 बार जो है ये मुख्यमंत्री चुने गए थे। कहाँ के, तो गुजरात के। और गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में 2014 में जब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद 26 मई 2014 को संभाला है, तब जाके वहां पे अपने पद को इन्होंने छोड़ा है, और 2014 में कार्यकाल संभाला। इसके बाद पहला कार्यकाल इनका समाप्त होता है 30 मई 2019 में, और इसके बाद चुनाव होता है। चुनाव के बाद सेकंड कार्यकाल में इनको पूर्ण बहुमत मिलता है, और फिर से इनका कार्यकाल 30 मई 2019 से प्रारंभ होता है, और 9 जून 2024 तक का चलता है। 2024 में क्या होता है, फिर से चुनाव होता है, इनको जो है बहुमत मिलता है, और फिर से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। कब से, 9 जून 2024 से, और वर्तमान में यही प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कर रहे हैं, मतलब जो है व्यवस्था को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने टोटल जो है सभी मुख्यमंत्रियों को देख लिया, सभी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट को देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि पद क्रम के अनुसार, ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, पद क्रम के अनुसार 20 प्रधानमंत्री ने संभाला है। 2 कार्यकारी मिलाकर, मतलब गुलजारी लाल नंदा जी जब 2 लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ होती है, उस समय जब कार्यकारी पद को संभाला है, उसको मिलाकर 20 हुए। अगर इनको हटा दिया जाए तो 18 प्रधानमंत्री टोटल अभी तक का पद के हिसाब से बन चुके हैं, पद क्रम के हिसाब से। अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, मतलब मोदी जी हमारे 14वें नंबर के प्रधानमंत्री। ये व्यक्ति के रूप में है, तो ये आपके 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाले हैं। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती। अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है भैया, वो कौन है, तो वो आप ये देख लीजिए 6 लोग ऐसे हैं, कितने लोग, तो 6 व्यक्ति ऐसे हैं या 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो
कि क्या किए हैं, तो 6 प्रधानमंत्री पीएम ऐसे हैं जो कि सीएम के रूप में, मतलब मुख्यमंत्री के पद से डायरेक्ट वहां पे गए हैं, तो आपको उनको याद रखना है। तो 6 व्यक्ति ऐसे कौन से हैं, जैसे कि हम लोग पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में क्या, पहले मोरारजी देसाई आते हैं, चरण सिंह आते हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, एचडी देवगौड़ा आते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी आते हैं। ये पहले कहाँ के थे, तो अपने जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद क्या हुआ, ये देश के जो है प्रधानमंत्री बने। अब जैसे कि इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके, तो हम लोग चल पहुंच जाते हैं मोरारजी देसाई। हाँ, ये देखिए, ये मोरारजी देसाई, ये फर्स्ट ऐसे जो है पीएम बनते हैं जो कि एक सीएम के रूप में पहले काम किया। अब सीएम के रूप में काम कहाँ किया था, तो इन्होंने मुंबई जो प्रांत था जिसको हम लोग बम्बई बोलते थे, तो बम्बई में काम करते थे। और बम्बई में काम करते हुए ही ये जो है कहाँ, कब से कब तक, तो बम्बई में काम किया था इन्होंने 1952 से लेकर 56 तक का ये वहां के जो है सीएम के रूप में काम किया। इसके बाद ये जो है मोरारजी देसाई हमारे पीएम बने, तो फर्स्ट ऐसे पीएम थे जो कि सीएम के पद से यहाँ पे बने थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, इसके बाद आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह क्या था, तो ये अविभाजित उत्तर प्रदेश जो था, पहले उत्तराखंड का आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड को विभाजित किया गया है और उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। तो जो अविभाजित भारत था वहां पे कब, तो ये वहां पे 1967 से 68। इसके बाद क्या था, तो 1970 ये यहाँ के जो यूपी क्या था, अविभाजित यूपी, यहाँ के सीएम थे और इस सीएम के पद से डायरेक्ट जो है पीएम के पद पर गए थे। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद क्या था, तो इसके बाद ये इनका हो जाता है। इसके बाद चलते हैं कि वीपी सिंह के, तो वीपी सिंह ये विश्वनाथ प्रताप जी हैं, तो इनको हम लोग देख ले रहे हैं। तो ये भी बनते हैं, कब बनते हैं, और इसके बाद बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के थे, तो दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। और इसके बाद क्या होता है, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसके बाद वहां पे बने थे। इसके बाद कौन था, तो इसके बाद एचडी देवगौड़ा थे। एचडी देवगौड़ा ये कहाँ के थे, तो ये आपको याद रखना कि कर्नाटक के थे, जो कि जो है इनको जो है मुखिया चुना गया, तो ये वो बन गए थे। अब इसके बाद आपको हमने बता दिया कौन, तो हमारे मोदी साहब हैं जो कि 2001 से लेकर 2014 तक 4 बार हैं। तो ये आपको पूरी तरह से याद रखना है। नाम कहिए तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ। पहला कौन है, तो मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई हो गए। इसके बाद कौन है, इसके बाद चौधरी चरण सिंह है, दूसरे पे हो जाएंगे चरण सिंह। इसके बाद तीसरे पे कौन है, वीपी सिंह हो जाएंगे, वीपी सिंह हो जाएंगे। इसका चौथे पे कौन हो जाएगा, तो पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। और इसके बाद कौन हो जाएगा, तो इसके बाद आपका पांचवे पे हो जाएगा एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। अब अच्छा छठे नंबर की बात करते हैं, तो छठे नंबर पे हमारे मोदी साहब हैं। आप मोदी जी को तो जानते हैं, ठीक। तो ये 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। और जैसे कि अब हम लोगों ने लगभग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पूरा खत्म कर लिया कि आखिर कौन मुख्यमंत्री के से प्रधानमंत्री बना, और सभी को आपको याद रखना है। अब जैसे कि ये सारे जो अनुच्छेद थे, जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 74 क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना, ये दिया गया है। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसी के द्वारा जो है क्या होता है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को ट्रांसफर की गई हैं। अनुच्छेद 75 क्या कहता है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। 77 क्या कहता है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। 78 क्या कहता है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना। तो ये हम लोगों ने टोटल अपना सबू पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, प्रधानमंत्री पीएम को। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे संसद, और संसद में राज्यसभा लोकसभा सभी की स्थितियों एवं उनके विशेष अधिकार एवं उनकी कार्यवाहियों को समझेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।